तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जितना ऊपर कोई जाता है उतना ज़्यादा लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ये पहली बार मुझे हिट हुआ। Are you guys straight, like fully straight, both of you, or no? मैं नहीं कर सकता, मेरे जेनेटिक्स नहीं है, मैं इंडियन हूँ, खराब है, ये इंडियन है, इसने कैसे बनाई? माल ठोका होगा। वो ऑलरेडी आधा घंटे बाद प्रेडिक्ट कर लेगा कि मेरी बॉडी कैसे लगेगी। एक भी एथलीट नहीं होगा, मैंने पहले भी पूछा है, इस पे रील भी बनाई, कोई भी नहीं होगा, नॉट इवन वन। क्योंकि इंडियन जेनेटिक्स कचरा है। कमेंट सेक्शन में इतना कुछ वोट बना के इमोजी डाल देंगे, इंजेक्शन डाल देंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने व्यूज क्या आ रहे हैं, पिछले 10 व्यूज क्या हैं, एवरेज व्यूज क्या हैं। How do you stay sane when all the trolls and keyboard warriors target you? Especially now, because the volume has increased so much. मेरे को आज ही एक क्वेश्चन पूछा किसी ने मीट एंड ग्रीट पे एट द बूथ एंड वो बंदा he was from the northeast and he from his personal experience उसने मेरे को बताया कि भैया आप सोचो मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे साथ फुटबॉल टीम में मेरे को 11 लोग मेरे को तंग करते हैं और बार बार वो नाम्स और वो डेरोगेटरी टर्म्स यूज करते हैं। आप तो 11,000 नहीं 11 लाख से ज्यादा लोग भी आपको करते होंगे। आपने कैसे कैसे आप अपना काम फिर भी करते जा रहे हो बिना चीजों। अभी हुआ है ये 1 घंटे पहले ही आसने डिस्कस। मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप मेहनत करते हो, आपको पता है आपका मेहनत क्या है? आपको पता है जब आप सुबह उठते हो आप अपने आप को मिरर में देखते हो टी शर्ट उतार के, या जो भी है फुटबॉल का स्किल देखते हो, अपना फुटबॉल का नया स्किल आपने कुछ अचीव किया, कुछ भी किया देखते हो, आपको पता है आपको कितना मेहनत लगा उसको अचीव करने में। आपके दिमाग में वो पूरा फ्लैशबैक हो जाता है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितना टॉर्चर, कितना स्ट्रगल आपको पता है, आपको दिख रहा है वो। अब बस मैंने उसको ये पूछा कि ये आपसे कोई ले सकता है? फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप मेरे को देख रहे हो, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, सब आसपास है, मेरा भी फिजिक है और मेरी जो मेहनत है मुझे पता है, ये मेरे से कोई ले सकता है? कुछ भी कर ले, मेरे को उठा के कुछ फेंक भी दे मेरे ऊपर, मेरे को आके मारने भी लग जाए, मेरे से ये लेके जा सकता है वो? कोई नहीं लेके जा सकता। ऑफ कोर्स भगवान का बनाया सब कुछ है, दिस इज ओनली पावर। और ये मैंने एक ओंकार में पहना, ओनली पावर, दैट्स इट। एक्सेप्ट फॉर दैट कोई तुमसे ये मेहनत और तुमने जो किया है, तुमने जो बनाया है, जो तुम्हारे पास है, ये कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, तुमसे लेके नहीं जा सकता। तो मैं बस यही सोचता हूँ, जब मैं उठता हूँ अपने आप को देखता हूँ, कबीर को बोलता हूँ कि भाई ये मेरा चेक है ना, देख ले आज का प्रोग्रेस। पिछले 1 हफ्ते में रोज नया पीआर हिट किया हमने, रोज इसको मैं बोल रहा हूँ भाई बेस्ट इन 14 इयर्स, बेस्ट इन 14 इयर्स, बेस्ट इन 14 इयर्स। और इसने बोला कि हाँ भाई तू बोलना बंद कर दे। रोज नया आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट नोबडी कैन टेक फ्रॉम अस। कोई नहीं ले सकता है ये। बोल दो, गालियां दे दो यार, 1000 गाली दे दो, दिख रहा है ना, काम दिख रहा है, वो ठीक है। अच्छा ऐसे सर नीचे कामों पर तुम कुछ भी, कोई भी कितना भी कह ले, कुछ भी कर ले, ये काम तुमसे नहीं ले सकता। The day you realize it, nothing will bother you, even if the entire world is against you. Kabir, for you, this was a new experience. Facing a controversy like this, getting pulled into something like this, you also ended up getting a lot of hate. How did it make you feel and how did you deal with it? Because you're also a coach. On top of dealing with it, you also had to make sure that you're taking care of Vikas. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जितना ऊपर कोई जाता है उतना ज्यादा लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ये पहली बार मुझे हिट हुआ। सुनने में तो समझ में आता था, बट फील कैसा होता है वो इस बार पहली बार मैंने भी फील किया कि जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा लोग आपकी वल्नरेबिलिटी को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो पहली बार मुझे ये फील हुआ। थोड़ा सा तो एक नर्वसनेस आती है कि मैं इसको कैसे टैकल करूँ, इमेज ना खराब हो मेरी, ना मेरे क्लाइंट की। फिर मैंने रियलाइज किया कि अब तक जिस चीज की वजह से लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऑथेंटिसिटी की वजह से, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। जो मैं हूँ, जो अनफिल्टर्ड हूँ, जो बोलता हूँ, आई थिंक लोग मुझे रिस्पेक्ट भी इसीलिए करते हैं बिकॉज मैं सब शेयर करता हूँ। मैं कभी अपना कंटेंट में कुछ छुपा के नहीं रखता कि एज अ कोच कोई सीक्रेट्स है या बता नहीं रहा है। मैं तो हर एक क्लाइंट का सब कुछ बताता हूँ कि मैंने क्यों ऐसे किया, क्या किया, खुद का भी बताता हूँ। मैंने अपना खुद का स्टोरीज में कितनी बार पोस्ट किया जब मैं शोज भी कर रहा था। सो मेरा वही था कि
अगर लोग आपको ऑथेंटिसिटी के लिए अप्रिशिएट करते हैं, जस्ट स्टे हु यू आर, डोंट लेट कंट्रोवर्सीज चेंज यू। बट ये कंट्रोवर्सी ने मुझे ये भी सिखाया है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, और जब आप कुछ बन गए हो, सिर्फ जब आप कुछ बन गए हो तब ऐसे कंट्रोवर्सीज आपके बारे में आते हैं। तब आपका काम है कंट्रोवर्सी पे ध्यान नहीं देना, इस बात पे ध्यान देना कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ, इसलिए लोग आज हेट कर रहे हैं। वो भी एक रिजल्ट है, एक वो भी result मैंने है। अचीव किया है, हाँ, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, इसलिए मेरे साथ ये कंट्रोवर्सी भी हो रही है। बिकॉज अगर मैं इररिलेवेंट होता, विकास इररिलेवेंट होता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे 1000 फॉलोअर होते हैं तो मैं पे वो गरुण तिल कुछ बनाता ना ICN बैन करता, फर्क नहीं पड़ता ना उनको। सो वही है कि एक पर्सपेक्टिव होता है, आप कौन से एंगल से वही सिचुएशन को देखोगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। सही बात, सच में। During the controversy, obviously, initially, now you guys have come above it, but Vikas was obviously affected by it. How did you, as a coach, help him through that phase? हमारी है प्रॉब्लम्स, हम लोग लड़े भी। Hmm. मैं ट्रेडमिल पे था, ये वर्क कॉल पे था, चिल्ला रहा हूँ मैं, आजू बाजू में सोच भी नहीं रहा क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं, मेरे अंदर हर्ट था, डिसअपॉइंटमेंट था बहुत ज्यादा, मुझे भी पता था। सप्रेस्ड दर्द था, लाइक कि, और वो मैंने हर्ट चैनलाइज किया हुआ था कि एक और दिन, एक और कार्डियो सेशन, एक और मील, एक और रात ट्राई कर रहा था। हाँ, उसके बाद एक और कार्डियो सेशन, एक और दिन, एक और मील, एक और रात। आई वाज, मतलब एक ही चीज पे फोकस कर रहा था कि इसको अब इस पे चैनलाइज कर, अब अगले टास्क पे डाल, अब उस पे डाल। मैं 2-3 दिन आगे का सोच ही नहीं रहा था, 2-3 दिन क्या, मैं प्रॉब्लम 3-4 घंटे आगे का भी सोच नहीं रहा था। एंड एज फार एज इसका मेरे को हेल्प करना शुरू से ही, मतलब द डे इट हैपेंड, उसी दिन रात को, ये मेरे को पता है यूएस में था, एंड इसके वहां पे आई थिंक 2-3 AM हो रहे थे, और मैं बस उठा ही था। मुझे याद है कि इमेजिन सुबह उठते ही तुम्हारे मॉम डैड तक के पास वीडियो पहुंच गई है। मेरा बाप, my dad, my father, the first thing in the morning, he's not saying good morning to me. He's telling me कि ये वही बंदा था जो तेरे को शुरू में डॉक्यूमेंट्री बनाई, किसी ने तेरे छुरा भोंक दिया। Imagine the first thing in the morning, सुबह उठते ही मेरा बाप मुझे ये बोल रहा है। तो उस the night previous to that only he was there for me. We spoke on call for 2 hours, 3 hours. तो बार बार यही कह रहा था कि इस इंडस्ट्री की मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, इसकी तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, इसकी उसकी इसकी उसकी इसकी उसकी तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ उखाड़ लिया तब से। मेरे लिए जो आई फील व्हाट वी अचीव्ड इज दैट वी रीच्ड द एंड ऑफ दिस प्रेप with a new PR, with a new personal best in our physique, conditioning, overall size, everything, symmetry, proportion, the plan. And बहुत बार हगा भी है मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, बट आई हैड लाइक डाउनफॉल्स, ये भी बात करेंगे, बहुत बार किया, चीट भी हुआ, हील्स में ऊपर नीचे हुआ, बट समहाउ वी बाउंस बैक बिकॉज कोच क्लाइंट रिलेशन भी था, भाई वाला रिलेशन भी था, तो वो ये था, तो वो बीच में आया, इधर उधर हुआ, बट ये था ना, तो हमें पता था कि it's us versus the damn, yeah, problem, you know। problem. वो Them हमारे भी बीच नहीं में, प्रॉब्लम, हाँ वो Them. प्रॉब्लम आई हमारे बीच में एक दो बार, बिकॉज अटैक वो भी हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ, दोनों अपने आप को एंड दोनों को बैलेंस करना है अपना काम, हाँ, और दोनों का काम भी सेम, दोनों का, both of them are on the receiving end somewhere of the इन आवर ओन वेज। in our own way, exactly. बट फिर हमने एक दिन बात की, झगड़े करने के बाद फिर कॉल किया कि भाई क्या करना है, लोगों की वजह से हम क्यों झगड़ा, वो भी कोई अपने ऊपर कीचड़ फेंक करा है, प्लान कैंसिल कर रहे हैं, अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा वाला प्लान भी कैंसिल करना है, वीडियो बैंड नहीं बनानी, वीडियोग्राफर को कैंसिल करना है, सब देख हाथ कांप रहे हैं उधर। but again at the end of it I feel कि the end result is what matters. These moments challenge you as an individual. We didn't break. That makes me wonder, you guys are also like, you have a very strong sense of brotherhood, but are also coach and athlete, you have that relationship. Does it make it harder or easier or better to
Coach Vegas as an athlete. You have your personal family relationship, your friendship, your brotherhood as well, but then you also have to be professional. Are you scared of Kabir or not? It's an amazing question. Very good. Goosebumps आ रहे हैं भाई. It's a crazy question because ये लाखों में एक question है because we are from almost the same. We are from the same family. So his relatives are my relatives. हाँ. My relative, and it's actually happened first hand कि हम अपने रिलेटिव्स को ट्रेन कर रहे हैं और वो आ जाता है ना कि पैसे का चक्कर नहीं लेना फिर लड़ाइयां हो जाती हैं कि मैंने तो बोला था नहीं किया नहीं किया दे डोंट टेक यू सीरियसली हाँ. याद है हाँ. इसके साथ भी हुआ है बट कहीं ना कहीं हम दोनों के पास मैंने आज तक एक पैसा नहीं दिया इसको कोचिंग के लिए एक पैसा नहीं दिया but still we are able to maintain that brotherhood also the best friend relationship the cousin relationship the coach client relationship so when he has to hammer me जब मेरी लेनी होती है लेता है भाई अच्छे से और मैं सुनता हूँ मैं नहीं कुछ उल्टा बोलता अनलेस मैं बहुत लो कार्ब्स में हूँ वो सुना देता हूँ फिर आधे घंटे बाद इतना लंबा मैसेज भी जाता है सॉरी का मेरे तरफ से बट यस व्हेन आई स्लिप आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम ग्लैड दैट आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट जो आपने भी वो पूछा कि आपकी फटती है कि आई वाज स्कैर्ड ऑफ हिम था until लास्ट breath था I screwed up बीच में and I hid it from him for 3 days. But this time, every time something has happened, I have told him then and there, right at that time. So I'm glad. I'm actually proud of myself that I've reached that point where I know कि भाई सुनाएगा जो भी है, but at least I'm keeping him in the loop and it's not like कि मेरा कोच अंधेरे में है. उसको लग रहा है कि ये प्लान चल रहा है बट 3 दिन बाद उसको पता चल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कुछ और चल रहा है तो मुझे पता है कि मेरे पे जितना स्ट्रेस है उस पे डबल स्ट्रेस है यार वो सारी कैलकुलेशन सब कुछ इधर उधर खाना पीना नीचे कार्डियो स्टेप सब उसको चेंज करना है तो आई विल नेवर वांट टू पुट हिम इनटू दैट इन दैट पोजीशन सो यस आई हैड दैट फियर बट इट्स आई ओवरकम इट एंड नाउ सो आई टेक्निकली टर्न इट इनटू द ब्रदरहुड व्हेन आई हैव टू लीन ऑन हिम व्हेन आई हैव स्कूल अप So basically, you're saying that the brotherhood and that personal relationship that you have, it has made your, It has helped. it has helped. Hmm. It has helped. There's a time and place for each Hmm. side of the coin. कभी कभी brotherhood apply करना पड़ता है, be soft. कभी कभी coach वाला कैप पहन के hard बनना पड़ता है. Hmm. And to be able to actually be No. able to differentiate and accept it. Because अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं ये मेरे को सुना रहा है और मैं ईगो पे ले लूं बात हाँ, दोनों का काम है हाँ समझना कि कौन सा साइड कब आना चाहिए. हाँ किस टाइम पे मेरे को अगर वो सुना रहा है तो चुपचाप सुन यू डिजर्व इट राइट और किस टाइम पे बताना कि भाई नहीं अब छुपा नहीं सकता लेट हो गया आई हैव टू टेल हिम और ऐसा कुछ मेरा भी काम है डांट लगाना है कब लगाना है हाँ और कि कब कब नहीं लगाना है हाँ Because- बात के लिए उसी समय अगर उसने मिस्टेक की है और मुझे बोला है और मैं उसी समय डांट लगा दूं हाँ वो अगली बार बोलने से शर्माएगा एम्बेरस होगा हाँ। डरेगा कि नहीं यार मुझे बुरा समझेगा कि आई एम अ फेलियर यू नो जो कि मुझे नीचाई फील होगी. उस टाइम पे ही हैज टू बी अ कोच फर्स्ट एंड देन अ ब्रदर या बट इफ बिकॉज अगर वो पहले भाई बन जाएगा तो मेरे को सुनाएगा बट उस टाइम पे इफ ही चूजेस टू बी अ कोच फर्स्ट देन ही इज कंसिडरिंग माय मेंटल हेल्थ एंड मेंटल स्टेट डिपेंड्स हाउ यू सी इट बिकॉज मैं भाई भी बन रहा हूँ उस मोमेंट में कोच नहीं बन रहा बिकॉज मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई थैंक यू तूने मुझे बताया ऑनेस्टली बताया इसलिए मैं अपना काम कर पा रहा हूँ. सो इट डिपेंड्स हाउ यू सी इट. सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव अगेन हाँ हाँ सो मैं डांटता नहीं हूँ जब ये बोलता मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई तूने मुझे बताया थैंक यू अब आगे से इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वो मेरा काम है बिकॉज कई बार कोचेस को लगता है कि अगर मैं डांट लगाऊंगा डंडा मारूंगा तो मैं अच्छा कोच हूँ. एक्चुअली तुम डर बढ़ा रहे हो उसका डर बढ़ा रहे हो. एक मेरे लिए एज अ कोच मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ एज अ कोच नॉट जस्ट प्रेप क्लाइंट्स के साथ बट लाइफस्टाइल क्लाइंट्स के साथ भी इतने मैंने 400-500 ट्रांसफॉर्मेशन किए क्यों बिकॉज एक पर्सनल रिलेशनशिप है मेरा क्लाइंट का और मैं समझ पाता हूँ उनको और समझा पाता हूँ उनको वो सुनते हैं मेरी बिकॉज एक रिलेशनशिप होता है. सो कोच क्लाइंट के बीच में भी वो लाइंस कब ब्लर करनी है वो बहुत जरूरी है. Okay. कभी वो वाली बात पॉजिटिव रीइंफोर्स Yes, कुछ और है. नाम नहीं लेंगे बट कई बार ऐसे ना एथलीट्स बेचारे प्लेसिंग सेकंड सोचा था फर्स्ट सोचा था 10th आ गए बिकॉज कुछ मिस्टेक हो गई स्टेज से उतरते ही उसके सुना दे। डांट लगा देते हैं
कैसे तू ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये मील नहीं खाई, मैंने बोला था तुझे, क्यों नहीं किया। अब वो ऑलरेडी हार के स्टेज से उतरा है और आप उसको और गिरा रहे हो। पूरे धज्जियां उड़ा दी आपने उसकी सेल्फ इमेज की। सेल्फ से गलती कर दी, Self-esteem इंसान है, चुका उसका। इंसान है वो, मशीन नहीं है। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। So Kabir ka ye trait, do you think it's because of Kabir as a person, or because he has his love towards you as a brother, or because he's just a coach of that kind? Because he has work-life balance. He is self-aware कि मुझे किस टाइम पे क्या रोल अज्यूम करना है। जब मारनी होती है तो मारता है अच्छे से, और जब प्यार दिखाना होता है, जब he has to be there for somebody, he's there. And that is what makes you a good coach. Not being able to cut 10 kilos in 3 weeks or 4 weeks is not what. Being a coach is being a psychologist. People don't understand this. यस, It's more mental than it's actually all mental. Physical तो कुछ भी नहीं है। इन्फ्लुएंस करना है। तुम एक दिन 2 मील छोड़ दो, तुम्हारा अगले दिन वेट कम हो जाएगा। कौन नहीं, कोई भी कर सकता है ये। हाँ, But the mental part, the mental health is what I feel makes you a good coach, a great coach. And if I were to compare, I also have clients, I have athletes. If I were to compare, I'm probably not even 5-10% of what he is, because I lose my shit. तंग कर रहा है मुझे, इरिटेट कर रहा है। ये हक दिया ना तुमने। How many prep clients have you had in your life? About. आई एम वेरी सेलेक्टिव। मैं प्रेप क्लाइंट्स बहुत कम लेता हूँ बिकॉज मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। बहुत कम लोग हैं जो वेगास की तरह ऐसे मुझे दिन में 5 बार चेक इन भेज सकते हैं। मैंने कोचिंग एज अ पैशन शुरू किया था, नॉट एज अ बिजनेस। मेरा अच्छा खासा बिजनेस साथ में चल रहा था, मीडिया वाला, यूएसए में। सो मैंने कोचिंग एज अ पैशन ही शुरू किया था। मैं जब किसी को प्रेप में कोच कर रहा हूँ तो मैं बहुत बहुत प्यार से करता हूँ। मुझे बहुत लगाव है वो प्रोसेस है, क्योंकि मैं यूएसए में बॉडी बिल्डर्स के साथ ही मैं पला बढ़ा हूँ। मेरे सारे दोस्त जिम में ही बने। सो सारा सोशलाइजिंग मेरा जिम के बाद जिम वालों के साथ ही था। सो मेरा वो सर्किल और माइंडसेट बहुत उसमें था। सो जब मैं किसी को प्रेप करवा रहा हूँ, बहुत बहुत डिटेल्ड प्रेप होती है, बट बहुत लोग वो लेवल का फीडबैक नहीं देना चाहते मुझे, जिससे मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। अगर मुझे वही नहीं मिल रहा फिर मुझे मजा नहीं आता। सो प्रेप क्लाइंट्स आई थिंक अबाउट 15, दैट्स इट। If you had to place Vegas in a scale of moodiness, 1 being the most moody, no? Number 1 being the moodiest. Vegas, do you agree? But each prep, I agree. each prep is improved. Okay. Way more. I've progressed since last year. हाँ, हाँ। बहुत है। इस बार एक कंप्लेन नहीं किया उसने। एक बार 2 बार कि अरे बहुत थक गया यार, आज फील हो रहा है, बट ये नहीं कि अरे बंद कर यार, कार्डियो बहुत हो गया, स्टेयर्स नहीं, ये नहीं, वो नहीं। चिढ़ आ रही है, फीडबैक एकदम ऐसे फ्लैशी, अरे क्यों कॉल कर रहा है यार, काम की बात कर, ऐसे कॉल करते थे पिछले बार, फोन उठाते अरे क्या है। I agree. बट इस बार एक बार ऐसा नहीं था, एक बार नहीं कि ब्रो मैं खा रहा हूँ, बोल्ड कि यू नो मैं खा रहा हूँ, एनीथिंग इम्पोर्टेंट। हाँ। ऐसे नहीं कि अरे खा रहा हूँ यार, क्यों कॉल कर रहा है। पहले मुझे पता नहीं होता था खा रहा है। मैं लास्ट ईयर मूडी नहीं था। मैं इनकंसिडरेट हो गया था। मतलब मूडी तो इज इमोशंस, इनकंसिडरेट वाज समथिंग आई थिंक वर्स देन दैट। आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज इनकंसिडरेट अबाउट कि भाई कोई बंदा अपना काम कर रहा है, वो नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, वो नहीं कॉल करेगा तो कौन करेगा। This time I've grown, and again, like I just said about him being a legendary coach, I'm growing as a person and not an athlete. So if he has told me that I have grown as a person, physique तो चलो होता रहेगा, वो तो better होना ही होना है हर साल। But if I've grown as a person since last prep, that is above all physiques I feel, हाँ, है ना? As a person, growing as a person. रेगुलेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज्यादा। Emotional regulation? इमोशनल रेगुलेशन, हाँ। Wow. एम्पैथी, कंट्रोल, मूडीनेस कम हो गया। That I think is above everything. Above any amount of mass of physique or conditioning. मूडी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मूडी है कि नंबर 1 मूडीनेस है। Chirchir. स्नैप Snappy. बोल देता है कई लोग। नहीं, moody only. I transition into moods very like this. हाँ, So yeah, one. स्नैपी Yeah. बोल देता है जो बोलना I है। agree. Okay. So next question is for both of you.
What's scarier, a woman PMSing or Vegas during his prep? Oh my, you should ask my mom dad को मुझे मैं मम्मा वो डेफिनेटली सेवेगा सब है। वो हमेशा बोलती है अरे यार इसका फिर स्टार्ट हो गया अभी ये तंग करेगा। What about you, Kabir? What do you think? होएगा सब। लड़कियां इतना अग्रेसिव नहीं होती ना। Okay, all right. How was this prep different than your last prep? Mentally, I would say, honestly speaking, this was more challenging. The toughest. This was the toughest out of all, and not because of the torture. I did not face any torture compared to what I had to go through last year. Last year, भाई ऐसे था कि मरने को हो रहा हूँ मैं भाई, खाना ही नहीं है, खींच रहे हैं क्योंकि क्रैश प्रेप था। और क्रैश प्रेप में भी हमें 4 वीक्स आउट रेडी होना था, मतलब क्रैश के ऊपर भी डबल क्रैश प्रेप। क्रैश प्रेप तो ऐसा होता है कि वो रेडी पीक वीक पे और कोई चेंजेस नहीं कर पाते, जो है। इसको टाइम से पहले रेडी होना था और टाइम भी कम था, तो भाई वो तो मीटर खींच दिया था। बट मेंटली दिस टाइम वाज मोर चैलेंजिंग। व्हाई? बिकॉज इतना टॉर्चर नहीं था, बहुत जल्दी रेडी हो गए भाई। मेरे दिमाग से वो हैमर हट गया, वो हथौड़ा होता है टाइम का कि एकदम से पर्पस, अरे प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर हट गया दिमाग से, वो प्रेशर हट गया क्योंकि रेडी थे। 8 वीक्स आउट कह रहा भाई रेडी है, हाई कार्ब पे चला गया, रोज हाई कार्ब चल रहा है। फिर सबसे बड़ा ये भाई साहब जो इंडस्ट्री ने मेरे को तोहफा दिया है, कबूल करो। 3 हफ्ते से चल रहा है, 3-4 हफ्ते से। थ्रू दिस कंफर्ट फूड्स को, यू नो, बिकॉज इन सो मच, इतना पेन और इतना डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट था कि मेरे को बस ऐसा था कि मुझे फीलिंग आ रही थी कि साला मैंने इतने साल दिए इस इंडस्ट्री को। ये मैं एक्चुअल में अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि जो मेरी फीलिंग थी कि मैंने इतने साल दिए इस इंडस्ट्री को और इस स्पोर्ट को एक्चुअली इतने साल दिए, और सडनली एक चीज की वजह से सब खत्म, सब पानी। मेरे को वो डिसअपॉइंटमेंट इतना डीप था कि मुझे थोड़ा सा भी स्लिप अप होता था, खाना कभी कंफर्ट फूड कभी चीट हो गया, तो वो ऐसा ट्रिगर होता था कि गेट बैक इनटू दैट जोन, देन अगेन ब्रेक इट, देन अगेन गेट बैक इनटू दैट जोन, फिर वो लॉक इन, फिर टूटना, फिर लॉक इन, फिर टूटना। वेरी चैलेंजिंग आई वुड से मेंटली। फिजिकली तो आई वुड से लास्ट ईयर वाज वर्स। दिस टाइम फिजिकली हार्डली कुछ था, बीच में 6-7 दिन आए थे, खींचे थे, मुझे ठीक हो गया था। वो बॉडी वाज रिस्पॉन्डिंग वेरी क्विकली because now he had trained me back to back for a prep and a clean bulk. ग्रोथ फेज भी ऑन पॉइंट था, उससे पहले वाला प्रेप तो सीखी, तो आंख बंद करके ही न्यू व्हाट वुड वर्क फॉर मी। Tell us about tell us about the strategy. How was it different from last time? How was this prep strategically different from last time? What did you do? तो एक अच्छे प्रेप को सक्सेसफुल होने के लिए आपको वो प्रेप को सेटअप करना पड़ता है ऑफ सीजन में। अगर आप ऑफ सीजन में लीन रह के खाना जितना बढ़ाओगे उतना आसान आपका प्रेप रहेगा, बिकॉज आप फिर हाई कैलोरीज पे भी कट डाउन कर पाओगे। 400 कार्ब्स पे कट किया हमने। Who cut at 400 carbs? हमने 9 kg कट किया है। We were almost stage ready at 400 carbs. We dropped 9 kgs in 8 weeks, right? Yeah. At 400 plus carbs. 400 plus carbs. लोगों का कार्ब अप नहीं होता इतना जितना मेरा कट। हम 650 carbs पे थे ऑफ सीजन में, with abs visible, clear cut 6 pack, Close to single digit. हाँ। We were there. बहुत लोग स्ट्रिक्ट होते हैं प्रेप में, बट ऑफ सीजन में वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमें प्रेप शुरू कहाँ से करना है, कितने कैलोरीज से शुरू करना है, कितने कार्ब्स, क्या मैक्रोज, कितना कैलोरीज, कितना कार्डियो। बिकॉज एक बेसलाइन हमने इतनी स्ट्रॉन्ग सेट की ऑफ सीजन में कि वो बेसलाइन को एडजस्ट करना प्रेप में बहुत इजी था, और वो बेसलाइन को हम बहुत ऊंचा लेके क्या ही थ्रेशोल्ड था, 4000 कैलोरीज, 4500 कैलोरीज। I couldn't even that. Trust me, मेरे को GERD स्टार्ट हो गया था, याद है ना बीच में, इतना खाना था and I was not spacing it well. कार्डियो मेरे को आलस आता था कि मैं इतना खाना था, I didn't plan it well, of course, it's not the diet plan, my problem. तो मेरा वो एसिडिटी, gastrointestinal reflux disease, GERD, खाना ऊपर आता था and I used to start coughing as soon as I used to sit, like even sitting like this I used to be इतना खाना। तो थ्रेशोल्ड ही यहाँ कर दिया, अब उसको थोड़ा सा करके बेसलाइन को बहुत बढ़ाया,
मसल मास बहुत बढ़ाया, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट इस बार बहुत हाई था, मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत हाई थे। और एक चीज़ और हमने, दो चीज़ और फोकस की। एक तो स्ट्रेंथ को बहुत हमने प्रायोरिटाइज किया, जिसके वजह से साइज बहुत बड़ा है इस बार। ये नहीं कि बस हम 10 यार 12 reps एवरी कर रहे हैं। वीक हाँ, हमने स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस किया, बिकॉज विकास की Every- फिजिक पतली है, स्ट्रिंगी है, हमें डेंसिटी चाहिए थी इस बार। तो इस बार हमने स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस किया है, पीआर बहुत हिट किए हैं एवरी वीक इंटेंशनली। एवरी वीक progressive overload, tracking weights, tracking मतलब progressive overload, tracking our sets, tracking my exercise, tracking how much weight I was doing last week, how much more I had to do this week. Crazy. प्रोग्रेसिवली हमने ट्रैक, Mad वेट को progressive ट्रैक किया है, कैलोरीज को ट्रैक किया एंड स्लीप को भी ट्रैक किया है। वो वूप का बैंड अभी नहीं पहना है, बट यूजुअली पहनता होता है, पूरा टाइम पहना होता है। अरे सब्सक्रिप्शन उसका हाँ, कैंसिल हो गया। तो What do you use? बहुत हमने स्लीप को भी प्रायोरिटाइज किया है, जो पिछले साल इतना नहीं किया था। इस बार हमने कुछ था ही नहीं पिछली बार तो। every pillar we've hit with precision. Because you've mastered both processes on me now. You've done the cut also, now the bulk also. So yeah, So this time the prep this time was, he knew all sides. He knew कि कट में भी मैंने ही किया है और उस कट का एंड प्रेप भी हुआ है, प्रेप के एंड में ग्रोथ फेज स्टार्ट हुआ, ग्रोथ फेज का एंड भी मैंने मास्टर कर लिया। तो व्हेन यू हैव ऑल द टूल्स, मास्टर इट। So now he is able to make whatever recipe he wants. He knows what ingredients to use, where to use, ओह when to use. So he knows you He- in and out. टोटली मेरे को अभी कुछ देगा और बोलेगा अभी ऐसा खा, वो ऑलरेडी आधा घंटे बाद प्रेडिक्ट कर लेगा कि मेरी बॉडी कैसे लगेगी। आज सुबह की बात है, आज सुबह टुडे मॉर्निंग भाई नंगा खड़ा हूं मैं बाथरूम में, नंगा। मेरे को लाइटिंग दिखी, बॉडी बिल्डर स्टार्ट, जहां लाइटिंग दिखे, नंगा हो क्या हो, कपड़े पहने हो ना हो, वीडियो बनानी भाई, कंडीशनिंग अच्छी लग रही है। मैंने सामने लगाया, नंगा हूं मैं, चड्डी भी नहीं पहनी मैंने, मैं घूम गया, मेरे को अपनी टुई दिखानी थी इसको, तो ही और लाइटिंग अच्छी थी, मैं उठा ही था, ये भी रूम में था, मुझे पता था ये हम सब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठे हैं, मैं फास्टेड हूँ, इसको कंडीशनिंग वैसे दिखानी है। मैंने कहा बाथरूम में नहा के मैं चेक इन कर लूंगा। मैंने वहां सामने रखा, आई टर्न अराउंड एंड आई डिड अ ग्लूट्स फ्लेक्स्ड एंड बैक। एंड बैक डबल बाइसेप। मैं इसको वीडियो भेजी, इसने शायद लोड कर रहा होगा और मैं टाइप कर रहा है, जस्ट टाइपिंग, एंड इसका आगे से मैसेज आ गया 89 पे स्ट्रैटेड ग्लूट्स। मेरी की भाई ये क्योंकि- वही लिख रहा था। क्योंकि वेट हमारा एक डेढ़ किलो कल से बढ़ गया है, और मेरे दिमाग में यही था कि भाई 89 कहाँ पहुंच गए हम यार। लास्ट ईयर ऑन स्टेज वी वर 85 एंड 86 के बीच में, अभी वन डे आउट फास्टेड 89.6 और छिली हुई मुर्गी पीछे मेरे ट्राइसेप्स भाई। और इसने गेस कर लिया, इसने वेट भी गेस कर लिया, इसने ये भी गेस कर लिया कि वीडियो में क्या आ रहा है। मैं कहा भाई अलग ही इंसान है ये, जानवर। mad stuff, so definitely in and out, and this is not overnight, yeah. This is so much work, so much tracking, so much progress, so much tracking, I would say। एक चीज पिछले प्रेप में पानी 1 लीटर, हर एक मेरे को भेजना था इसको 6 दिन में कितना पानी पी रहा हूँ, एक मील के बाद कितना पानी, दूसरे मील के बाद कितना पानी, ये मैंने किया 6-7 दिन। So this is not easy if you think कि कोच करना इस मजाक है, ये है वो है। Gradually built up over the years, that's why he knows me in and out। तो अगली बार एक्सेल शीट मजाक नहीं है। मील का 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद Exactly, यार मैंने लॉग किया था कि इसका कितना वेट आया, अब तक कितना कार्ब्स खाए, कितना Points में लिख रहा हूँ। सोडियम लिया है, हाँ, कितना पानी लिया है। 7.65 लीटर लिख रहा हूँ, 6.23 लीटर्स, 5.45, ऐसे। मैंने क्रिएट किया था, ये फिल करता था वहां जा जाके। हर लोगों को लगता है बॉडी बिल्डिंग मजाक है यार। ये घूमता था विंग स्केल लेके अपना, कि मैं मॉल में जा रहा हूँ, वहां पे मैं 30 मिनट बाद खा के खड़े होऊंगा हाँ, विंग स्केल पे। Literally। पानी नॉर्मल पानी और ये डाइट को, ये सब मैं मेजरिंग बॉटल में डाल रहा हूँ कि मेरे को पता चल जाए 300 ml हुआ, 600 ml हुआ, कितना ml हुआ। एंड पीपल थिंक इट्स अ जोक। कमेंट सेक्शन में इतना कुछ वोट बना के इमोजी डाल देंगे, इंजेक्शन डाल देंगे, शेक नाटी लिख देंगे, कुछ बोल देंगे। भाई 1% तो थोड़ा मेहनत करके देखो कि क्या है इसके पीछे, मतलब मजाक बना दिया है भाई। जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना कि फेक मीडिया सिरिंज का मेरे को पहले इरिटेशन होती थी, मैं बता रहा हूँ, अब मुझे दया आती है, इट्स पिटी। मुझे इन पे दया आती है। क्यों पता है?
नॉट बिकॉज आई थिंक आई एम सुपीरियर, नॉट बिकॉज आई थिंक मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत एवरेज हूँ भाई मैं। और मैं एवरेज भी ये भी नहीं, अपने आप को अंडरसेल भी नहीं कर रहा कि एवरेज बोल के इसको पता है कि ये बहुत अच्छा है, नहीं भाई। मैं अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या हूं मैं? बहुत कुछ भी नहीं हूँ भाई। देख लो सारे कितने भी हैं, WNBF देख लो, IFBB भी देख लो, सारे फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियंस देख लो। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। क्रिश्चियन ममसन 28 पे, 29 पे 6 टाइटल जीत के रिटायर भी हो चुके हैं भाई। क्या है हम? तो मुझे दया आती है कि जितना मैंने एक्सप्लोर किया तुमने तो उतना भी नहीं किया, और तुम्हें ये लग रहा है ये मजाक है। और ये पॉसिबल ही नहीं है एग्जैक्टली तो मेरे को ऑलरेडी। इतना बुरा लग रहा है। आई फील बैड फॉर देम दैट दे आर, मतलब मैं तो अपने आप को समझता ही हूँ बिलो एवरेज, तुम तो मतलब और मतलब कहाँ हो भाई कि ये भी नहीं हो रहा तुमसे। How much do creators with 1 million in the fitness industry earn? Very subjective. I was Okay, like very subjective. what have you seen so far? I know creators who are at 3, 4, 5 million and they're earning not more than 50,000 a month, or not even earning. I had somebody in my inner circle who was at 400K without a single brand. 400K नाम के आगे ब्रांड ही नहीं है बायो में, है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा कोई। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं कई लोग। हाँ, It was fitness. I'm not gonna name bodybuilding, Oh. bodybuilding, fitness, दोनों। But depends. That's exactly what I tell. वही मैं बोलता हूँ कि सबको इन्फ्लुएंसर बन जाना है। 100 के लेके भी 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं तुम्हें, बट इन्फ्लुएंस तुमसे 1,000 ही हो रहे हैं। बट वहीं पे अगर तुम 1,000 की फॉलोइंग लेके 1,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू यू प्रोवाइडिंग? लोग आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, मुझे भी ये करना है, हमें भी ये करना है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पता है क्या पूछता हूँ? क्यों करना है? क्यों बनना है कंटेंट क्रिएटर? आपका रीजन क्या है? एंड मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को 10 में से 9 लोग आंसर ही नहीं कर पाते। दे डोंट हैव अ रीजन। तो तुम क्या स्टार्ट करोगे, क्या कंटेंट क्रिएशन करोगे? तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, जब किस रीजन से स्टार्ट करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ब्रांड्स आ रहे हैं, ब्रांड्स पैसा दे रहे हैं, लाविश लाइफस्टाइल है। बेटा फटके 4 आ जाती है, फटके 6 हो जाती है बनाने में। हमें रोज कुछ नया सोचना है, रोज एक नए वे में पोर्ट्रे करना है, बिकॉज ऑडियंस देख रही है। एंड ह्यूमंस, हम इंसान, हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। हमें नई नई चीजें चाहिए। that's what this generation, that's how the world has become, right? अटेंशन स्पैन अगर 60 सेकंड्स का था, वो 30 सेकंड से हो गया, 3 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन हो गया। 3 सेकंड का हुक। My videos now have to use 1.5 second hooks. Tell me if I'm wrong. And if it's an information video where we're actually providing value, उसका हुक और छोटा होना चाहिए ताकि वो बंदा वेट करे। अरे पका रहा है, गया, अरे फिर पका रहा है, स्क्रॉल। हमारी 1.5 मिनट की वीडियो खत्म और तुम्हें मजाक लग रहा है ये? So I would just say, what is your purpose? What is your goal? Why do you want to do content creation? So coming back to the topic, a 100K guy could earn 100K rupees a month. But at the same point, a 100K guy can also earn nothing if he's not providing the value and he's not executing the way he needs to execute in his niche, his or her niche. You need to know what works for you. अभी तुम ट्रेंड चल रहा है, तुम्हारा POV चल रहा है, मैं भी कर लेता हूँ ये। अबे उसके लिए चला, जरूरी है तेरे लिए चलेगा? तेरे पे सूट भी करता है ये जो तू गेट रेडी विद मी बना रहे हो तुम? GRWM क्यूटीज, हाय क्यूटीज, ये गेट रेडी विद मी। नोबडी वांट्स टू सी यू गेट रेडी यार। डू समथिंग दैट सूट्स यू, फाइंड दैट थिंग, यू नो। सो you can earn whatever. It's very subjective, very subjective. I know people who are at 50,000 followers and earning 4 times their follower count, 5 times. मेरा फर्स्ट In a- डील याद है? हाँ, his first deal was from one brand only, 3 times, 3.5 times, almost 4 times. हाँ, How much do you earn, Vikas, per month now? और कुछ घर के कागजात, गाड़ी की चाबी दिलवा दो। Give us a range, like ठीक है, I'll give you numbers, बताना बस उससे ऊपर है कि नहीं, like you can stop at a particular number. Do you earn more than 1 lakh right now? Easily. 2? मेरे बायो में 3 ब्रांड्स हैं, so
3 lakh? make you could understand. See, I'm obviously not gonna say that, but I'm doing well enough for myself, and uh there was a point where I was being underpaid, but I can say that I'm not being underpaid. I'm being paid for my value, so I'm content at that. More or less फॉर अ ह्यूमन, एक इंसान के लिए मोर कभी मोर नहीं होगा. मेरे को जब 1 लाख नहीं मिल रहा था तब मैं सोचता था 1 लाख मिल जाए तो क्या होगा. अभी मुझे 10 लाख भी मिल रहा होगा तो भी सोचेगा अरे 10 लाख ठीक है. इंसान वैसी है ना, तो आई एम कंटेंट, हैप्पी. When you started, आपका गोल था कि मुझे फॉलोइंग बढ़ानी है. Then somewhere, obviously you always wanted to influence people, वो तो था ही. उसके बाद then some place, obviously you also reached the point जब आपको लगा कि अब मुझे पैसे कमाने हैं. Now you are at 1 million. Now you also earn enough. Now you're also a renowned athlete in India. What's next for you? अगले 5 साल में या 10 साल में, I don't know. Like, what are you thinking? What's your roadmap? राइट नाउ Yeah. इट्स गोइंग बैक टू द बेसिक्स Oh. ऑफ व्हाट आई लॉस्ट अलोंग द वे. मैं सच कह रहा हूँ, मैं स्टार्ट मैंने नंबर्स के लिए किया था. मेरा एक पर्पस था कि मुझे कम्युनिटी को गिव बैक करना है. वो मेरा शुरू से मैंने बोला है कि मुझे वैल्यू देना था. बट मेरा एक एडेड इंसेंटिव ये था ना कि मेरे को नंबर्स भी बढ़ाने हैं, अपने नंबर्स बढ़ाने हैं. कैसे एकदम से ग्रो किया, इतना इनोवेशन डाल रहा था, 3-4 कैरेक्टर आ रहे थे, मजाक कर रहा था, एक रोस्ट कर रहा था, एक खींच रहा था. बट कैसे भी करके भी आई वॉज प्रोवाइडिंग वैल्यू. बट वो कहीं ना कहीं वो इतना मैं नंबर्स एंगेजमेंट व्यूज में घुस गया कि मैं क्वालिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज होती रही. और मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप. तो वो पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि इतनी सारी चीजें मेरे पर्पस और मेरे गोल को अफेक्ट कर रही हैं कि मैं वो क्वालिटी देना ही भूल गया. नंबर्स एंगेजमेंट व्यूज में घुस गया हूँ. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता. अब मैंने वही पोस्ट करना है जो मेरा दिल चाहेगा, जो मैं दिल से चाहता हूँ इस कम्युनिटी को देना. दिल से चाहता हूँ कि ये पार्ट मेरी लाइफ का और मेरी मेंटालिटी का, मेरे माइंडसेट का लोगों तक पहुंचे, और वही बनाने वाला हूँ. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने व्यूज क्या आ रहे हैं, पिछले 10 व्यूज क्या हैं, एवरेज व्यूज क्या हैं. मैं अपना काम कर रहा हूँ, ब्रांड वर्क चल रहा है मेरा, सब बढ़िया चल रहा है. अपना जो भी मेरा ऑनलाइन वर्क है वो मैं कर रहा हूँ. बट जो भी मेरा कंटेंट जाएगा वो इट्स बैक टू द बेसिक्स वैल्यूज. आई लॉस्ट माई सेल्फ एंड आई एम ग्लैड दिस एंटायर एक्सपीरियंस हैपेंड बिकॉज इट हम्बल्ड मी एंड मेड मी रियलाइज मैंने क्यों स्टार्ट किया था ये. मैं इतना घुस गया, 1 मिलियन ये एंगेजमेंट व्यूज, क्वालिटी भूल गया, क्या बोलना है एक्सप्रेस करना भूल गया. अपना अपना रियल साइड कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करता गया. हर बार हंसी मजाक. अरे इंसान हूं मैं यार, आई हैव माई लोज ऑल्सो. मैंने माइंडसेट एक्सप्रेस करना भूल गया. वो अब सब स्टार्ट होगा. पहले जो करता था वो भी होगा, एनहांस्ड वर्जन होगा उसका, एनहांस्ड वर्जन. और बट जो नहीं होता था और जिसको मैं होल्ड बैक कर रहा था वो भी होगा. अगर आप पीडीज लेते हो तो क्या आप 6'3" से और लंबे हो जाओगे? ये सवाल कबीर साहब रिप्लाई करेंगे, बिकॉज बहुत ही हो इंडियन टाइप क्वेश्चन है ये. नहीं इंडियन ऑडियंस टाइप क्वेश्चन. एक्चुअली हो सकता है. हाँ, क्योंकि इतने वो- सवाल आते हैं ना कि हाइट कैसे बढ़ा है भैया, हाइट कैसे बढ़ा है. तेरे को आते होंगे, मेरे को भी बहुत आते हैं. बट ये नहीं है कि हम ग्रोथ हार्मोन किसी को देते हैं और हाइट बढ़ जाएगी. तो ये अगर कोई व्यूअर देख रहा है, ये मत सोचना कि ग्रोथ हार्मोन ले लिया तो ग्रोथ हार्मोन ले लिया तो हाइट बढ़ जाएगी. ये नहीं. अगर कोई ग्रोथ हार्मोन में डिफिशिएंट है और आपने उसके ग्रोथ हार्मोन लेवल्स ऑप्टिमाइज कर दिए तो थोड़ा सा हाइट पे फर्क पड़ सकता है. इवन इन लेट 20s, इवन इन 30s हो सकता है. बट वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करके हाइट में बढ़ेंगे. तो ये क्लिप देख के ये मत करना कि आप जीएच लेना शुरू कर दो कि हाइट में. हाइट बढ़ जाएगा. वो ऐसी चीज है, वो सब बढ़ा देगा. नहीं, वो नहीं, अगर ट्यूमर्स है तो वो भी बढ़ वो जाएंगे. नहीं है, वो नहीं बढ़ा पाएगा. Question is for Kabir. You've been in the States. आप 17 साल की उम्र से States में हो. Like you said, वहाँ पे आपने ओलंपियंस के साथ ट्रेन किया. जिस जिम में आप जाते थे वहाँ पे ओलंपियंस आते थे. So you have made a lot of friends who compete in that stage. एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में
लोग PDs को लेके there's a little bit of taboo, and also a lot of people don't speak about it openly. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यंग पीपल और इवन ओल्डर पीपल जब वो एनहांस होने जाते हैं, they are misinformed, and a lot of coaches, they're not informed about it well. So अभी you know enough about the industry, आपने बहुत लोगों को देखा है, you've heard of their experiences. What is something that you have learned about the with regards to PDs in India, and what is something you would like to tell people about PDs? So performance enhancing drugs, keyword is enhancement. आप अपनी फाउंडेशन को एनहांस कर रहे हो। लोग एनहांसर को एनहांसर देखना भूल गए हैं, लोग पूरे ही फाउंडेशन वो एनहांसर को बना देते हैं आजकल, विच इज़ अ वेरी बैड माइंडसेट। कई कोचेस हैं जो मैंने देखा है, जितने ग्राम मैं कार्ब्स दे रहा हूँ किसी को, उतने ग्राम वो ट्रेंड डाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको भी पता है कौन है ये कोचेस नाम नहीं लूंगा, बट ये गलत बात है, बिकॉज आप फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप एनहांसर्स को ही आपने फाउंडेशन बना लिया है। सो एक तो प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स ख़राब है, उसकी वजह से वो एनहांसमेंट के बिना लेते ही नहीं है, मतलब उनको लगता है कि एनहांसमेंट के बिना हम बॉडी नहीं बना पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है अवेलेबिलिटी। आप कहीं पे भी रास्ते में चलो, आप केमिस्ट से आप ले सकते हो। ये कंट्री में पैसा बहुत चलता है, इन्फ्लुएंस बहुत चलता है, आप पैसे दो, पैसे फेंको, चीज़ें मिलती है। घर पे स्टेरॉइड डिलीवर हो जाता है आजकल। एक्टिवा में आके नीचे मोहम्मद अली आके आपको डिक्की खोल के दे देगा, राइट? कोई भी आपका दोस्त आके दे देगा, ट्रेंड टेस्ट जो भी चाहिए, होम डिलीवरी आ जाता है। सो अवेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम। फाउंडेशनल जो एक पर्सपेक्टिव है कि यही फाउंडेशन है बॉडी बिल्डिंग का, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो हम मानते हैं कि जेनेटिक्स ही पॉसिबल नहीं है इंडियंस के, वो एक प्रॉब्लम है। और तीसरा, चौथा जो भी बोलो, द लैक ऑफ नॉलेज इन इंडियन कोचेस। पढ़ाई बहुत डिस्क्रेपेंसी है अभी। ये नहीं कह रहा कि अच्छे कोचेस नहीं है, बहुत अच्छे कोचेस भी हैं इंडिया के, बहुत अच्छे हैं, बट खराब कोचेस इतने हैं कि वो बहुत अच्छे कोचेस गायब हो चुके मैं हैं। वही बोल रहा हूँ कि बहुत जो अच्छे कोचेस है कम है, बट बहुत सारा एनहांसमेंट दे के क्लाइंट को रिजल्ट दे रहा है। दूसरे क्लाइंट्स वही देखते हैं कि ये क्लाइंट इतने जल्दी प्रोग्रेस हो गए हैं, हमें भी ज्वाइन कर। कि उसने इतना सब कुछ लिया है। हाँ, तो अब क्या होता है, अगर जैसे मेरे पास कोई आता है, मैं उन्हें कम परफॉर्मेंस एनहांसर्स दे रहा हूँ, वो सोचता है कि अरे इसके साथ तो बॉडी ही नहीं बनेगी, वो कोच इतना दे रहा है मुझे, तो वो कोच के पास अच्छी बॉडी बनेगी। वो माइंडसेट ही वैसा है। तो अब मैं देख रहा हूँ ये शो में कोचेस के 15-20 क्लाइंट्स है एक एक शो में, सबके सब खड़े हुए लाइन में इंजेक्शन के लिए। क्या हो रहा है? मॉब मेंटालिटी। अब मैं आई गेस एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट? विकास एक इन्फ्लुएंसर है। आप इन्फ्लुएंसर्स या कोचेस को देख लो, इंडिया में बहुत कम आपको पॉडकास्ट मिलेंगे। अभी जाके आप गूगल पे या यूट्यूब पे टाइप कर लो, बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट या वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे एक कोच बैठ के या एथलीट बैठ के आपको डोजेजेस के बारे में बता रहा है और सच बता रहा है। जिसको नॉलेज है, यूएसए के आप पॉडकास्ट देख लो, इतने लोग अपना डोजेज खुलेआम बताते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं, ताकि और कोई सीख सके, समझ सके। लोग बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर वो उसको एक टैबू माना जाता है यहाँ पे, ये कंट्री में। सो वो एक प्रॉब्लम बन गया है ना। तो अगर एक टैबू बन गया है, उस चीज़ के बारे में आप बात ही नहीं करोगे, तो लोग सीखेंगे कैसे? सेक्स को ले लो, इंडिया में इट्स अ टैबू। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल पहली बार आया था, मैं 2008 में कुछ 8th स्टैंडर्ड में था। ओ माय गॉड, बच्चों को कैसे सिखा सकते हो ये सब? ये हमारी मिस सेक्स बोल दिया हमारे सामने, हम तो 12 साल के हैं, टैबू है, कैसे बोल दिया? तो इस दिन दुनिया में आया उसकी वजह से। हाँ, बट अब नहीं, बात नहीं कर सकते। यूएसए में तो उनको कुछ बड़ी बात नहीं लगती। दे डू इट द राइट वे, द सेफ वे, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रासेप्शन जो भी है, सीखते हैं, समझते हैं। ऐसे नहीं है ना यूएसए की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन गलती की वजह से। so, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट समझो मेरी बात, क्योंकि वो इतना टैबू है, लोग सीखते नहीं है, समझते नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सेक्स की, बट वैसे ही इंडिया में ये भी एक टैबू है। सो अगर आप बात ही नहीं करने दोगे लोगों को, ऐसे करके बात करोगे, तो सीखेंगे कहाँ से लोग?
और फिर जब सीखेंगे नहीं तो गलत प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, जिससे हेल्थ खराब होती है, लॉन्जेविटी बॉडी बिल्डिंग की कम होती है। और ऐसा क्यों है कि इंडिया में बहुत ऐसे natty versus enhanced, natty not natty? Why do you think people are so obsessed with लोगों को categorize करने लगते हैं एथलीट्स को कि ये natty है not natty है? Do you think you see the same mentality in the US? If not, yes or no, whatever the answer is, why? क्योंकि इंडियन जेनेटिक्स कचरा है। ये सब ने एक रियलिटी बना ली अपनी कि हमारे जेनेटिक्स कचरा है, हम बना ही नहीं पाएंगे। अगर आप मान लो और आपने यही अपना रियलिटी बना लिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फैक्ट बना दिया है कि अपना ऐसा ही होता हाँ, है। तो पॉसिबल ही नहीं है, इंडियन कैसे बना सकता है? अगर आप मानते हो पॉसिबल ही नहीं है, किसी और ने अचीव कर लिया, वो इंडियन है, मैं नहीं कर सकता, मेरे जेनेटिक्स नहीं है, मैं इंडियन हूँ, खराब है, ये इंडियन है, इसने कैसे बनाई? माल ठोका होगा। माल्डो का इसलिए ये इतना ज्यादा फेक नैटी। मैंने एक मस्ती की सीरीज बनाई थी अभी 3-4 हफ्ते पहले, नैटी वर्सेस फेक नैटी। इतने लोगों ने, आई थिंक 10 में से पता नहीं 8 या 9 लोगों ने विकास को देख के बोला अरे नेचुरल पॉसिबल। उन्होंने सोचा भी नहीं, दे डोंट नो, Literally सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं। मैं जानबूझ के ये मैं दिखाना चाहता था एक्चुअली कि लेट्स सी कि यूएसए का पर्सपेक्टिव कैसा है। मैं यही वीडियो इंडिया में बनाऊंगा ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि एनहांस, या 10 में से 10 बोलेंगे अरे पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इंडिया में नशे मतलब नॉट नैटी। हाँ, सो ये नहीं है कि फेक नैटी वगैरह यूएसए में नहीं है। जहां पे लोगों को झूठ बोलना है बोलेंगे, जो झूठ बोल रहा है दैट्स ऑन हिम, बट जो वीक माइंडसेट से अपनी रियलिटी बना रहा है दैट्स ऑन देम। और जो मासेज है उन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिया कि पॉसिबल नहीं है। जो झूठ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट जो रियलिटी। सही बात बोली है। तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हेंस प्रूव्ड, बहुत बहुत बायस्ड ओपिनियन है, बट आई एम एन इंडियन, आई डोंट माइंड सेइंग इट, कि माइंडसेट का डिफरेंस है। बहुत वीक है हम, वी आर वेरी वीक। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी रियलिटी है, हमारी जेनेटिक्स खराब है, हमसे नहीं होगी मेहनत। अरे यार वहां पे देख के मेरे को बोल दिया उस बंदे ने, 10 में से सब नहीं बोला ना, यूएस में सब नहीं देख के बोल दिया कि नाटी है, चेक भी नहीं किया। मेरे को तो कोई नहीं जानता वहां। इंडिया में थोड़ी सी नसें क्या आ गई, बॉडी फैट का क्या हो गया, ऐसे वैस्कुलरिटी क्या दिख गई, अरे पक्का नॉट नाटी। यार इतने घटिया स्टैंडर्ड कर दिए हैं भाई। 6 फुट 3 इंच का बंदा, 88 केजीज, ऑलमोस्ट 6'4" प्रोबेबली, ऑलमोस्ट। हाँ, छोटा है यार, इतना कोई मॉन्स्ट्रस नहीं है कि आप मान ही नहीं सकते कि नेचुरली अचीवेबल नहीं है। और कितने और अब- साल से कर रहा है। और अब इस कंट्रोवर्सी के पीछे फेडरेशंस बैन कर रहे हैं एथलीट्स को, फेडरेशन रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन कर रहे हैं एथलीट्स को। ये इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री है भाई लोग, कंट्रोवर्सी ज्यादा हो गई तो रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन। I don't think, I could be wrong guys, I could be wrong, don't quote me on this, but मैंने अपने 14 साल यूएसए में कभी ये नहीं देखा कि कंट्रोवर्सी के बेसिस पे किसी फेडरेशन ने, ओसीबी, वहां पे बहुत सारे WNBF के, कंट्रोवर्सी के बेसिस पे बैन कर दिया एथलीट को। कभी सुना ही नहीं है मैंने वहां पे, कभी नहीं। इट्स अ शेम। वेरी कन्वीनियंटली बोल दिया कि हम तो शुरू से ही इनवाइट ओनली हैं, हमारे तो हैंडबुक में लिखा है इनवाइट ओनली है। पोल खोलने का मन कर रहा है भाई गॉड। मेरे से ही हेल्प मांगी कि दिल्ली में अगला आईसीएन प्लीज ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करा देना, यू फ्रॉम दिल्ली हेल्प करना प्लीज। घर वालों के नंबर दे दिए, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नंबर दे दिए। उसी को बैन तो नहीं, चलो रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन कर दी मतलब आपने बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी, बिकॉज ऑफ द, ये इंडिया में ऑनेस्टी का ये रिजल्ट है। मेरे को किसी ने 1 साल पहले वीडियो पे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पूछा, जो है जैसा है मैंने बोल दिया। अभी ऑनेस्टी के लिए ये मिलता है इंडिया में, ये है भाई हाल ये चूजिंग एन इन्फ्लुएंसर ओवर एन एथलीट, बिकॉज ये फेक नाटी तो इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। किसी भी रियल एथलीट को आप फेक नाटी वीडियोस बनाते हुए नहीं देखोगे। किसी भी रियल एथलीट मतलब जिसने रियल मेहनत करी है और कुछ अचीव किया है। अचीविंग भी ये नहीं होता कि आपने मेडल अचीव किया हो, आपने वो मेहनत
के बाद वो रिजल्ट अचीव किया अपनी बॉडी में, आपने देखा है कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट 5% 6% बॉडी फैट पे ले आया हूँ, एक भी एथलीट नहीं होगा, मैंने पहले भी पूछा है, इस पे रील भी बनाई, कोई भी नहीं होगा, नॉट इवन वन. इट इज ऑलवेज द वर्स्ट लुकिंग गाइज, हाँ जिन्होंने जिंदगी में थोड़ा सा भी मसल पुट ऑन नहीं किया हो, जिन्होंने आज तक सिंगल डिजिट बॉडी फैट टच किया नहीं, सूंगा तक नहीं होगा. इट इज ऑलवेज दोज, ऑलवेज, कि मैं ये करके इसको नीचा दिखा रहा हूं, बट मुझे कहीं ना कहीं पता है मैंने मेहनत कभी नहीं करी. ये रियलिटी है भाई इनका. Since we are talking about the fact कि इंडिया में बहुत सारे coaches educated नहीं होते, what do you think is the reason? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, there are athletes, they know कि you know as a creator also or as a coach also you can make money, so why do we not have enough educated coaches, और अगर है तो how do we find them if someone is starting new? यार रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं अभी. आप इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कोने का एजुकेशन अचीव कर सकते हो. सो ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है. अभी इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, पैसे हैं लोगों के पास, सीखना जो चाहते हैं उनके पास भी पैसे हैं. सो धीरे धीरे करके वो कोर्सेज अपने ले सकते हैं. पहले नहीं होता था रिसोर्स इंडिया में, अब है. बट प्रॉब्लम क्या है, जो मासेस की मेंटालिटी है ना, वो ऐसे कोचेस को रिवॉर्ड कर रही हैं जिनके तरीके गलत हैं, या गलत नहीं है बट आउटडेटेड हैं, बहुत ओल्ड स्कूल हैं. इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट द ऑप्टिमल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ऑप्टिमल वर्ड ओवर यूज्ड है, बट मेरा पॉइंट यही है कि एक अच्छा तरीका होता है और एक ठीक ठीक तरीका होता है प्रेप करने का. बट जो अच्छे तरीके वाले पूरे प्रेप में चावल, चिकन ब्रेस्ट, वेजीज, काबाब में बर्गर, पैटीज, चॉकलेट केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, समझ रहे हो, जो तुमने खाना पूरे प्रेप में खाया है, तुम रिफीड में उसका उल्टा खा रहे हो. कैसे पेट खराब नहीं होगा? कैसे आप पीक करोगे कंडीशनिंग? लूज मोशन आ रहा है, उल्टी आ रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, वाटर रिटेंशन बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही रात को, अगले दिन शो डे है, कैसे आप पीक करोगे? जीरो कार्ब एक्सप्लॉइट कर दिया है भाई. 12 हफ्ते जीरो कार्ब्स, 80 12 मिनट स्टेयर्स पे. अब लोग सोचते हैं कि इसने कुछ अलग दिया है, तो ये मैजिक है, कुछ अलग. अलग ही दे रहा है भाई, हाँ. कोई कोच नहीं दे रहा है वो सो जब इन कोचेस को रिवॉर्ड करते हैं ना हम Shit bro, we're gonna as be athletes, hurting some egos bro. हम एज एथलीट्स, एज ऑडियंस, जब हम रिवॉर्ड करते हैं इन लोगों को, इसलिए फिर वो आगे कोई बढ़ना नहीं चाहता, कुछ नया सीखना नहीं चाहता. खुद नहीं करना, बिकॉज खुद नहीं रिसर्च करना. वही मैंने जब शुरू में बोला था ना, access to information is so much that you don't want to put in the work to go and study it yourself. You want to listen to 100 different people giving you 100 different ideas and trying it in 100 days. So all the first 100 days you are doing 100 different things and expecting the same result. You have to do the same thing again and again for 100 days to be able to get that result, and not doing 100 different things in 100 days just to get one result. So that is what consistency is, yeah. Doing the अगर same thing again and again हाँ, all the time. अगर कोई अपना फाउंडेशन अच्छा कर ले, इतना नहीं कि उनको टॉप लेवल कोच के तरह एजुकेशन हो, बट एटलीस्ट बेसिक्स थोड़ा रिसर्च करे. ये नहीं कि बस उस क्लाइंट के, उस कोच के रिजल्ट्स क्या हैं उसके बेसिस पे आप मॉब मेंटालिटी की वजह से उस कोच को हायर कर रहे हो. थोड़ा सा फाउंडेशन समझो. अगर आपको थोड़ा भी फाउंडेशनल नॉलेज है, आप खुद एक अच्छा कोच सेलेक्ट कर पाओगे. अपना एक बिलीफ होता है और एक कोच का बिलीफ होता है. इफ योर बिलीफ्स लाइन अप विथ योर कोच, ही इज अ गुड कोच फॉर यू. बट टू हैव दोज बिलीफ्स यू शुड हैव एटलीस्ट सम फाउंडेशनल नॉलेज. थोड़ा एक बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए. अगर आप भटके हुए आत्मा की तरह किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हो बिकॉज इनका प्राइस ठीक है, सस्ता है, या इनके एथलीट्स भर भर के हैं, फिर आप एक अनएजुकेटेड डिसीजन ले रहे हो. वही ना, मतलब कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने हैं, बॉडी चाहिए एथलीट वाली और कोच चाहिए इन्फ्लुएंसर वाले. अभी तुम्हें कोच अगर एथलीट वाला चाहिए तो इन्वेस्ट भी एथलीट वाला ही करना पड़ेगा, मेहनत भी एथलीट वाली करनी पड़ेगी, और तब जाके बॉडी भी एथलीट वाली बनेगी. ट्रेनिंग तुम्हारी इन्फ्लुएंसर वाली है और बॉडी चाहिए तुम्हें एथलीट वाली. वही वाली बात है.
कोई अगर नया शुरू कर रहा है तो आपने बोला कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या यूट्यूब में जाके क्या सर्च यूट्यूब नहीं करना है, बेसिक्स द कोर्स, डू अ कोर्स, आई फील, लर्न, रीड अ यूट्यूब पे भी फ्री इंफॉर्मेशन है आजकल, बट यू शुड नो हु टू फॉलो. वही ना, आई वुड से सर्च द बेस्ट कोर्स फॉर अ फिटनेस कोर्स दैट विल नेवर लाई. ACE NASM कितने हैं, ISS गो, ये करनी, ये बेसिक, वही ना, बैक टू बेसिक्स. बॉडी बिल्डिंग इज बेसिक्स, दिस इज बेसिक्स ऑफ एनीथिंग इन लाइफ. अगेन यूट्यूब इज वही क्विक, सर्च किया मिल गया. अभी क्या सर्च करना है, क्या मिलना है, वो भी अगेन इज अ रिस्क. गो टू द बेसिक्स ना. वंस यू नो द बेसिक्स देन यू कैन डू कि नाउ आई नो व्हाट टू सर्च, क्या सर्च करना है मुझे, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मुझे सर्च क्या करना है. अभी तुम पता ही नहीं तुम्हें सर्च क्या करना है, तुम कुछ भी सर्च कर रहे हो. इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आपको इतना भी बेसिक्स नहीं पता ना, तो एक कोच आपको प्लान दे दे, बट आपको खुद डाउट है कि प्लान जो दिया है ये क्यों नहीं दिया, अरे लो कार्ब क्यों दिया है, अरे इतने हाई कार्ब में मेरा कट कैसे होगा इतने हाई कार्ब में, तो आपका सबकॉन्शियस और वो प्लान कभी अलाइन नहीं करेगा, बिकॉज आप एकदम अनएजुकेटेड हो. फिर आप दूसरे लोगों का प्लान्स देखोगे, प्रोटोकॉल्स देखोगे, आपको लगेगा कि नहीं उसका बेहतर है, मेरा खराब है, तो फिर आप अपने ही प्लान को फॉलो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको इतने क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज आपका फाउंडेशन ही नहीं है. सो फिर आपके लिए कुछ नहीं काम करेगा. सो थोड़ा सा एक बेस होना बहुत जरूरी है फॉर एवरी इंडिविजुअल. इवन टू नो कि क्या सर्च करना है, इसके लिए भी तुम्हें बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना. अभी तुम बॉडी बिल्डिंग सर्च कर दो यूट्यूब पे, आर्नल्ड की वीडियो आ गई और तुम चले गए हो, लगे हो तुम वहां बॉडी बिल्डिंग उसकी तरह वर्कआउट कर रहे हो, फॉर्म का कुछ पता नहीं है, बायोमैकेनिक्स का पता नहीं है, तुड़वा लिया कुछ, फिर बोलोगे मैंने तो यूट्यूब सर्च किया था, इसने मेरे को बोला था. दिस इज माय क्वेश्चन टू कोच कबीर, आपका एथलीट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? हाउ कैन समवन बिकम योर एथलीट? बी रिच एंड नहीं, इफ समवन वांट्स टू वर्क विथ मी, मेरा बस यही है कि यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव. अगर आप मुझे स्ट्रांगली कम्युनिकेट करो, जो कुंदन को भी ये पता है, मैं बार बार बोलता हूँ, और मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे, मैं आपको खुशी खुशी चीज़ें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, प्लान दूंगा. बट अगर आपसे गलती होती है, आप प्लान फॉलो नहीं कर पाते और आप मुझे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको चेंजेस, मैं आपके लिए वो प्लान कस्टमाइज कैसे करूँगा. सो ये नहीं है कि एक प्लान सभी को फिट होता है, सभी का प्लान अलग अलग होगा, बट उनको वो प्लान को चेंज करने के लिए मुझे आपका फीडबैक ज़रूरत होगा. जो फीडबैक मुझे आता है उसके बेसिस पे ही मैं फीडबैक दे पाता हूँ, बट उसके लिए क्लाइंट को मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. ये नहीं कि मैंने दे दिया और क्लाइंट सोचे कि बस यही करना है और अगर नहीं हो रहा तो मतलब मैं फेलियर हूँ, फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा. Number one requirement is that client should be कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट. बताओ जितने प्रॉब्लम्स है बताओ, मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, आपने मुझे हायर किया है, मेरा काम है आपको सोल्यूशन देना प्रॉब्लम का. बट अगर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा. एनी एडवाइस यू वांट टू गिव एनीवन और नॉट, इट विल बी टू वेग unless you have something deep. ओनली सजेशन आई वुड बी कि try connecting with the sport at a personal level. पढ़ाई, कोच, प्रेप, इन्फ्लुएंसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब बाद में, बहुत बाद में है. अगर आप इस स्पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, एट अ वेरी पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, कि मुझे जिम जाना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये मसल फील करना है, नहीं कि इसलिए नहीं कि मुझे कंप्रेशन पहनना है और बॉडी दिखानी है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मेरी हवाबाजी हो जाएगी, मैं ग्रुप में अच्छा बन जाऊंगा. तुम्हें स्पोर्ट से प्यार है ना, और अगर पैशन है, अगर एक्चुअली में यू वांट टू कनेक्ट स्पिरिचुअली ऑन द स्पोर्ट, फोकस ऑन दैट. अगेन घूम घुमा के आई फील बेसिक्स में आ जाती है, सो स्टिक टू द बेसिक्स.